तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्लाइन 4 ग्रुप K4 के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखते हैं कि K4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। 4 एलिमेंट्स का ऐसा ग्रुप होता है जिसमें चारों एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स होते हैं। जैसे कि आप देखो, आपने मान लो G बराबर 1 3 5 7 लिया और ऑपरेशन लिया मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8। ऑपरेशन लिया मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8। तो इसमें आप देख सकते हो बच्चों कि 1 3 5 7, इधर भी 1 3 5 7 और ऑपरेशन हो गया मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 का। और इसमें आप देख सकते हो कि 1 का 1 है, 1 गुना 3 3 5 7 3 5 7, 3 गुना 3 9 को 8 से भाग दोगे तो शेषफल 1, 3 गुना 5 15 को 8 से भाग दोगे तो शेषफल 7, 3 गुना 7 21 को 8 से भाग दोगे तो शेषफल 5, 5 गुना 3 15 को 8 से भाग दोगे तो शेषफल 7, 5 गुना 5 25 को 8 से भाग दोगे तो शेषफल 1 और 5 गुना 7 35 को 8 से भाग दोगे तो शेषफल 3 मिलेगा। ठीक है। 7 गुना 3 21 को जब आप 8 से भाग दोगे तो 5 मिलता है। 7 गुना 5 35 को जब आप 8 से भाग दोगे तो 3 मिलता है। और 7 गुना 7 49 को जब आप 8 से भाग देते हो तो शेषफल 1 मिलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो बच्चों कि इस वाले स्ट्रक्चर में समूह तो है ही, लेकिन एक का प्रतिलोम, यहाँ 4 ऑर्डर का ग्रुप है जहाँ एक का प्रतिलोम 1 है, 3 का प्रतिलोम 3 है, 5 का प्रतिलोम 5 है और 7 का प्रतिलोम 7 है। देख लो, हर अवयव सेल्फ इन्वर्स है, प्रत्येक अवयव स्वयं प्रतिलोम है। इसीलिए ये G कौन सा है? U8 एक K4 ग्रुप समूह है, क्लाइन 4 समूह है। U8 is isomorphic to K4. U8 is a K4 group. U8 is a K4 group है ना। U8 एक K4 ग्रुप है। फिर आप देख सकते हो बच्चों दूसरा एग्जाम्पल, U12 ले लो। U12 का मतलब होता है 1 5 7 11 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12। 1 5 7 11 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12। अब इस ग्रुप में आप देख सकते हो 1 5 7 11 1 5 7 11। ऑपरेशन हो गया मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 का। ऑपरेशन हो गया मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 का। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 11 11। यहाँ पर आपको ये मिला 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 5 25 को 12 से भाग दोगे तो शेषफल 1 मिलेगा। 35 को 12 से भाग दोगे तो शेषफल आपको 11 मिलेगा क्योंकि 24 हट जाएगा। 5 गुना 11 55 को जब 12 से भाग दोगे तो 48 हट जाएगा, 7 मिलेगा। फिर 7 गुना 1 7, 7 गुना 5 35 को 12 से भाग दोगे तो 11 मिलेगा। 7 गुना 7 49 को 12 से भाग दोगे तो 1 मिलेगा। और 7 गुना 11 77 को जब आप 12 से भाग दोगे तो 72 हट जाएगा और 5 मिलेगा। 11 गुना 5 55 को 12 से भाग दोगे तो 7 मिलेगा। 11 गुना 7 77 को जब आप 12 से भाग दोगे तो 5 मिलेगा। और 11 गुना 11 121 को जब आप 12 से भाग दोगे तो 120 हट जाएगा और ये मिलेगा। अब देखो तत्समक अवयव 1 है और हर जगह आपको मिल रहा है, इसीलिए 1 का इन्वर्स यहाँ भी 1 है, 5 का इन्वर्स यहाँ भी 5 है, 7 का इन्वर्स यहाँ पर 7 है और 11 का इन्वर्स यहाँ पर 11 है। इसीलिए U12 एक K4 समूह है। U12 भी एक K4 समूह है।
समझ गए? तो जैसे U8 एक K4 समूह है, U12 एक K4 समूह हो गया। 4 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप जिसके सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हैं, 4 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप जिसके सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हों, एक K4 ग्रुप कहलाता है ना? 4 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप जिसके सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हों, एक K4 ग्रुप कहलाता है। ओके, UN K4 ही होंगे क्या? नहीं, सारे UN K4 नहीं होते हैं, ठीक है? 4 ऑर्डर के सभी UN K4 नहीं होते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ूं? जैसे U5 नहीं होता, U5 नहीं होता, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तीसरा U5 बराबर, या U10 ले लो, U5 U10 ये सब K4 ग्रुप नहीं होते। U10 में 1 3 7 9, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10। अब यहाँ 3 का इन्वर्स बराबर 7 होता है, क्योंकि 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 7 बराबर 1 होता है। इसीलिए U10 एक K4 समूह नहीं है। इसमें प्रत्येक अवयव स्वयं प्रतिलोम नहीं है, ठीक है? एवरी एलिमेंट सेल्फ इनवर्स नहीं है, क्योंकि 3 का इन्वर्स 7 दिखा तो 7 का इन्वर्स 3 हो जाएगा। तो किसी एलिमेंट का इन्वर्स कोई दूसरा एलिमेंट हो गया तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है? उसके बाद आप देख सकते हो बच्चों, उसके बाद आप देख सकते हो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आपने यदि S बराबर आपने 2 एलिमेंट का सेट लिया, तो पावर सेट ऑफ S क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ S में 4 एलिमेंट हो जाएंगे, फाई A B और AB, ठीक है? एक K4 समूह है। पावर सेट ऑफ S किसके लिए समूह बनता है? पावर सेट ऑफ S कॉमा सिमेट्रिक डिफरेंस एक K4 समूह है, इज अ K4 ग्रुप। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि पावर सेट ऑफ S में हर एलिमेंट ही सेल्फ इनवर्स होता है। अगर आपको याद हो तो पावर सेट ऑफ S में A का इनवर्स हमेशा A ही होता है, क्योंकि A सिमेट्रिक डिफरेंस A बराबर एम्प्टी सेट फाई होता है, और फाई ही है तत्समक अवयव इस समूह में। तो इसीलिए हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होता है, प्रत्येक अवयव स्वयं प्रतिलोम है। तो 4 ऑर्डर का ग्रुप है जिसके सारे अवयव स्वयं प्रतिलोम है, तो ये भी एक K4 समूह है, ठीक है? 4 ऑर्डर का एक ग्रुप है जिसके सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हैं, ये भी एक K4 समूह है। और आप देख सकते हो K4 ग्रुप के एग्जाम्पल। G बराबर आपने ले लिया, G बराबर आपने ले लिया, मान लो F1 F2 F3 F4, और ऑपरेशन है फंक्शन कॉम्पोजिशन, जहां F1 ऑफ x बराबर x है, F2 ऑफ x बराबर माइनस x है, F3 ऑफ x बराबर 1/x है, और F4 ऑफ x बराबर माइनस 1/x है। F1 F2 F3 और F4, F1 F2 F3 और F4, ये इस तरह से आप इसे देख सकते हो, है ना? F1 F2 F3 और F4 ये 4 फंक्शंस हो गए, संक्रिया फलनों का संयोजन है। अब आप देखो कि ये है कि नहीं। तो इधर भी F1 F2 F3 F4, F1 F2 F3 F4 ऐसे कर लिया, और फलनों का संयोजन संक्रिया हो गई। अब F1 ऑफ x क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन का संयोजन जिसके साथ भी करोगे आपको वही फंक्शन मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पर आपको मिलेगा F1 F2 F3 F4, और यहाँ भी F2 F3 F4, यहाँ भी आपको वही मिला F2 F3 F4।
अब इसके बाद बच्चों F1 तो हो गया, अब F2 इंटू F2 क्या होगा? F2 ऑफ x बराबर F2 ऑफ x बराबर F2 ऑफ x क्या है? माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ माइनस एक्स बराबर x, और F2 ऑफ x बराबर x हो गया बराबर F1 ऑफ x, क्योंकि F1 ऑफ x बराबर x है, तो इसका मतलब F2 ऑफ F2 बराबर F1 हुआ। फिर F2 ऑफ F3 बराबर क्या होगा? F2 ऑफ F3 बराबर F2 ऑफ फंक्शन का कॉम्पोजिशन कैसे करते हैं आप जानते हो। F3 ऑफ x क्या दिया हुआ है? F3 ऑफ x दिया हुआ है 1/x, और F2 ऑफ x होता है माइनस एक्स, सो ये हो गया माइनस 1/x। अब माइनस 1/x किसके लिए है? F4 के लिए है, तो ये बन गया F4 ऑफ x। इसीलिए F2 ऑफ F3 बराबर F4 हो जाएगा। F2 ऑफ F3 बराबर फलनों का संयोजन करके आप देख सकते हो कि F2 इंटू F3 बराबर F4 हो गया। उसके बाद F2 इंटू F4 बराबर क्या होगा? F2 इंटू F4 बराबर आपको F3 मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले F4 अप्लाई करोगे तो माइनस 1/x हो जाएगा, और माइनस 1/x पे फिर से F2 अप्लाई करोगे तो आगे एक और माइनस आ जाएगा, तो ये 1/x हो गया, 1/x बराबर F3। जैसे किया इसी तरह से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। F3 ऑफ F2 करोगे तो पहले तो माइनस एक्स करोगे और उसके बाद 1/x करोगे, तो ये बन जाना है माइनस 1/x मतलब F4। F3 ऑफ F3 करोगे 1/x का फिर से 1/x करोगे तो x मिल जाएगा F1, और F3 ऑफ F4 पहले माइनस 1/x पर फिर से रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस x हो जाएगा, मतलब F2 मिल जाएगा। F4 ऑफ F2 देखोगे तो पहले F2 अप्लाई करो, तो F2 अप्लाई करने पर माइनस x मिलता है, और माइनस x पर माइनस 1/x अप्लाई करोगे तो 1/x हो जाएगा, ये F3 हो जाएगा। ठीक है, F4 ऑफ F3 हो जाएगा, पहले F3 अप्लाई करोगे तो 1/x, और उस पर फिर से माइनस 1/x करोगे तो माइनस x होगा, आपको F2 मिलेगा। और F4 माइनस 1/x पे फिर से माइनस 1/x अप्लाई करोगे तो आपको F1 मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चों आप जब फलनों का संयोजन करोगे, जब आप फलनों का संयोजन करोगे तो आप इस तरीके से ये टेबल कंप्लीट कर सकते हो, है ना। इसमें इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फलनों का संयोजन करना है, जो आपने सेट रिलेशन फंक्शन में सुना होगा, है ना। सिर्फ फंक्शन का कॉम्पोजिशन करना है, फलनों का संयोजन करना है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। सर K4 अबेलियन और नॉन अबेलियन दोनों हो सकता है या सिर्फ अबेलियन होगा? K4 सिर्फ अबेलियन होगा, K4 कभी नॉन अबेलियन नहीं हो सकता। ठीक है, आप ये मत समझो कि फंक्शन कॉम्पोजिशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है तो ये नॉन अबेलियन हो गया। आप इसकी एंट्रीज देखो, पहली रो है F1 F2 F3 F4, पहला कॉलम है F1 F2 F3 F4, दूसरा रो है F2 F1 F4 F3, दूसरा कॉलम है F2 F1 F4 F3, तीसरा रो है F3 F4 F1 F2, तीसरा कॉलम है F3 F4 F1 F2, चौथा रो है F1 F4 F3 F2 F1, चौथा रो है F4 F3 F2 F1। तो ये अबेलियन होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हर रो अपने कॉलम के बराबर है, इसमें आइडेंटिटी आपका F1 होगा, और आप देखो कि हर रो में आपको F1 मिलेगा, और F1 इस तरह से मिल रहा है आपको हर रो में कि हर एलिमेंट ही सेल्फ इन्वर्स है। F1 का इन्वर्स F1, F2 का इन्वर्स F2, F3 का इन्वर्स F3, और F4 का इन्वर्स F4। ठीक है, तो ये सब ऐसा हो गया। सर प्लीज 4 एग्जाम्पल फिर से बताना। 4 एग्जाम्पल तो सबसे आसान एग्जाम्पल है। इसमें आपको क्या करना है कि पावर सेट ऑफ एस कॉमा सिमेट्रिक डिफरेंस का स्ट्रक्चर पेज पीछे करके आपको देखना है। ठीक है, पेज पीछे करके पावर सेट ऑफ एस कॉमा सिमेट्रिक डिफरेंस का स्ट्रक्चर देखना है। तो उसमें आपने पढ़ रखा है कि तत्समक अवयव फाई होता है और ए का इन्वर्स हमेशा ए होता है।
इसमें आपने पढ़ा होगा कि A इनवर्स हमेशा A होता है, मतलब कि पावर सेट ऑफ S में हर एलिमेंट हमेशा सेल्फ इनवर्स होता है। तो अगर 4 एलिमेंट का 4 ऑर्डर का ग्रुप बन जाए और हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हो जाए तो ये K4 ग्रुप हो ही जाएगा। पावर सेट ऑफ S कॉमा सिमेट्रिक डिफरेंस में हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होता है। समझ गए? सर जी स्पीड स्लो, स्पीड तो कमी है, मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैं तो बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देखो, यदि G बराबर, ये यदि छोड़ो, G बराबर ABCD कॉमा मल्टीप्लिकेशन, जहाँ A बराबर है 1 0 0 1, B बराबर है -1 0 0 -1, C बराबर है -1 0 0 1 और D बराबर है 1 0 0 -1। ABCD ऐसे 4 मैट्रिसेज हो गए, ठीक है। ABCD ऐसे 4 मैट्रिसेज हो गए। अब इनका भी कैलेट टेबल बनाकर आप देख सकते हो कि ये ग्रुप है या नहीं है ना। इनका भी कैलेट टेबल बनाकर आप देख सकते हो कि ये ग्रुप है या नहीं। इसमें नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। तो जब आप इनका कैलेट टेबल बनाओगे बच्चों, तो A B C D A B C D, तो A इंटू A तो तत्समक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक अवयव है। तो A का किसी से भी प्रोडक्ट करोगे तो आपको वही मिल जाएगा। तो A इंटू A इंटू B B, A इंटू C C, A इंटू D D, फिर B इंटू A B, C इंटू A C, D इंटू A D। B इंटू B क्या होगा, इसको इसी से गुना करोगे तो आपको A मिल जाएगा। -1 का इंटू -1 1, -1 इंटू -1 1। फिर B इंटू C करोगे तो -1 इंटू 1 1 और -1 इंटू 1 -1, सो 1 -1 D मिलेगा। और B इंटू D करोगे तो ये -1 हो गया और ये 1 हो गया, ऊपर -1 और नीचे 1, कहाँ मिल रहा है, C में। फिर C इंटू B करोगे तो C इंटू B में 1 और -1, तो आपको क्या मिलेगा, D। C इंटू C करोगे -1 इंटू -1 1 और 1 इंटू 1 1, A। C इंटू D क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, -1 इंटू 1 -1 और 1 इंटू -1 -1, दोनों -1 कहाँ हैं, B में। D इंटू B, D इंटू B करोगे तो 1 इंटू -1 -1 -1 इंटू -1 1, -1 इंटू 1 है C में। D इंटू C किया, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 और -1 B मिल गया, और D इंटू D किया तो A मिल गया। तो इस तरीके से बच्चों इन मैट्रिसेस को गुना करके, मैंने डायरेक्ट मैट्रिक्स कैसे गुना कर दिया, क्योंकि ये सब डायगोनल मैट्रिक्स हैं, और डायगोनल मैट्रिक्स में जब गुना करते हैं, विकर्णीय अवयव में जब हम लोग गुना करते हैं तो उनके विकर्ण के अवयवों का आपस में गुना कर देते हैं, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को यूज करके हम लोगों ने इसको तुरंत ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर बच्चों, अब आप इसे यहाँ पर बोल सकते हो कि ABCD तो तत्समक अवयव तो A हो गया, और आप देख सकते हो कि हर रो में आपको A मिल रहा है, हर रो में आपको एक A मिल रहा है। इसका मतलब कि A का इन्वर्स A, देखो A का इन्वर्स A, B का इन्वर्स B, C का इन्वर्स C और D का इन्वर्स D। तो इस तरह से
हर अवयव का प्रतिलोम अवयव वही है। और अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक K4 समूह हो गया। इसीलिए G एक K4 समूह है। तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, 6 एग्जाम्पल देखा आपने, ठीक है, K4 ग्रुप का। तो K4 ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसमें 4 अवयव होते हैं और सारे के सारे चारों के चारों अवयव स्वयं प्रतिलोम होते हैं। 4 अवयव हों और चारों के चारों स्वयं प्रतिलोम हों, तो ऐसे समूह को हम लोग K4 समूह कहते हैं। ओके, सो G एक K4 समूह है। लिख लो। अब बच्चों आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है यदि ऑर्डर ऑफ S बराबर n हो तो पावर सेट ऑफ S कॉमा सिमेट्रिक डिफरेंस, पावर सेट ऑफ S कॉमा सिमेट्रिक डिफरेंस 2 की पावर n कोटि का एक आबेली समूह होता है। एक आबेली समूह होता है जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं प्रतिलोम हो। जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं प्रतिलोम हो। ठीक है, या जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं प्रतिलोम हो नहीं होता है। If mod of S equals to n, if mod of S equals to n, then power set of S, if mod of S equals to n, then power set of S comma symmetric difference, then power set of S comma symmetric difference is an abelian group of, power set of S comma symmetric difference is an abelian group of order 2 raised to power n, is an abelian group of order 2 raised to power n, is an abelian group of order 2 raised to power n whose every element is self-inverse, whose every element is self-inverse। एक बच्चे ने कहा सर b इंटू डी डी के बराबर भी तो है सर, b इंटू डी डी के बराबर कैसे हो सकता है? एक ऊपर वाले में 1 गुना -1 हो गया और नीचे में -1 गुना -1 1 हो गया, तो वो d के बराबर कैसे हुआ? ऊपर में तो -1 आ रहा है और नीचे में 1 आ रहा है, तो c के बराबर ही होगा, d के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, c के बराबर होगा, d के बराबर नहीं हो सकता है वो। ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लाई करके चेक करो ना, तो छोटी सी बात है। इफ मॉड ऑफ s इक्वल्स टू n, ठीक है, अगर s का ऑर्डर, s की कोटि अगर इसके अवयवों की संख्या n है, तो हर n के लिए, जैसे 2 ऑर्डर का आपको निकालना है तो इसमें 1 अवयव रख लो, 4 ऑर्डर का निकालना है तो इसमें 2 अवयव रख लो, 8 ऑर्डर का निकालना है इसमें 3 अवयव रख लो, 16 ऑर्डर का निकालना है इसमें 4 अवयव रख लो। ऐसे करते हुए 32 ऑर्डर का निकालना है। सर d माइनस ही तो है, क्या कर रहे हो आप? आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता 2 मैट्रिक्स को? b बराबर -1 0 0 -1 और d बराबर
एक जीरो, जीरो माइनस एक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनस एक जीरो इंटू एक जीरो, माइनस एक हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जीरो हुआ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जीरो और जीरो जीरो हुआ, सेकंड रो सेकंड कॉलम एक हुआ। ये आपको किस एंगल से डी दिख रहा है? ये सी है ना, माइनस एक जीरो जीरो माइनस एक, डी में तो वन जीरो जीरो माइनस एक है नहीं? तो यदि मॉड ऑफ एस बराबर एन हो तो पावर सेट ऑफ एस कॉमा सिमेट्रिक डिफरेंस इतने ऑर्डर का अबेलियन ग्रुप होता है जिसके सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप आपने देखा, कुछ फाइनाइट ऑर्डर का देखा, कुछ इनफाइनाइट ऑर्डर का देखा, कुछ परिमित कोटि के समूह देखे, कुछ अनंत कोटि के समूह देखे, और आपने अलग अलग टाइप के बहुत सारे समूह देखे इसमें, और उनका स्ट्रक्चर देखा कि कौन तत्समक अवयव है, उसका कौन प्रतिलोम अवयव है, किसका कौन प्रतिलोम अवयव है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपने बातें की। आपने ये भी देखा कि अगर कोई स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी चार एलिमेंट देकर ऐसे दिया जा सकता है और ये समूह है या नहीं है, आप देखकर बता सकते हो। जैसे एक और देखो, यदि x belongs to R and x is not equal to 0 हो तो पहला x x x x x x x x कॉमा मल्टीप्लिकेशन, दूसरा x माइनस एक्स एक्स कॉमा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तीसरा, एक सेकंड में बैक करता हूं अभी। तीसरा x x x x x x x x x, इसमें भी x तो नॉन जीरो लिया हुआ है ही, कॉमा मल्टीप्लिकेशन। चौथा x x x x x x x x x, ये n क्रॉस n का हो गया, कॉमा मल्टीप्लिकेशन। सभी आवेली समूह है। ये सब के सब आबेली समूह हैं। ऑल आर अबेलियन ग्रुप्स। बैक कर देता हूं लिखने के लिए। ऑल आर अबेलियन ग्रुप्स, ये सब के सब आबेली समूह होते हैं, ठीक है। लिख लो पहले, फिर समझाता हूं इसमें तत्समक अवयव क्या होता है और प्रतिलोम अवयव क्या होता है। सर इसमें डिटर्मिनेंट जीरो आएगा ना? बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसमें डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। इसमें डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, बिल्कुल सही बात है। x से मतलब हाँ यहाँ सारे एलिमेंट सेम है। x का मतलब सारे एलिमेंट सेम सेम है। x माइनस एक्स एक्स में का मतलब है कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट, साइन बस अलग अलग है।
पहले तो बोले थे डिटर्मिनेंट 0, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सही बात है। ये तो बड़े दिक्कत वाली बात है कि एक बार कुछ बोलता हूँ फिर दूसरी बार कुछ और बोल देता हूँ, है ना। आप एक चीज़ समझते हो जब तक फिर दूसरी बात बता देता हूँ। सही कहा एक बच्चे ने कि बट यहाँ आइडेंटिटी IN नहीं है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तब प्रॉब्लम नहीं है। देखो बात ये है कि जैसे पहले वाले में देखो, पहला वाला उठाओ चाहे दूसरा उठाओ, तीसरा उठाओ, चौथा उठाओ, कोई भी उठाओ, पहले वाले में तत्समक अवयव क्या होगा? तत्समक अवयव। बाकी सारी चीज़ें तो चेक करने की है, वो तो आसानी से आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट वाले में तत्समक अवयव होगा, फर्स्ट वाले में होगा E बराबर 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। दूसरे वाले में तत्समक अवयव होगा 1/2 -1/2 -1/2 1/2। तीसरे वाले में तत्समक अवयव होगा 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3। और चौथे वाले में तत्समक अवयव होगा 1/n 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 1/n। इस तरीके से आप सब में, चारों में जो तत्समक अवयव निकाल सकते हो, और किसी का भी आइडेंटिटी जो है वो अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। इसमें आइडेंटिटी ये है 1 0 0 1 नहीं है। जब आइडेंटिटी 1 0 0 1 होता है तब हम लोग कहते हैं कि भाई डिटर्मिनेंट अगर 0 हुआ तो उसका इन्वर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए इन्वर्स जो होता है वो आइडेंटिटी पर डिपेंड करता है। आपने हमेशा देखा है कि A का इन्वर्स B होगा जब A स्टार B बराबर आइडेंटिटी आ जाए, E आ जाए। अब जब आइडेंटिटी 1 0 0 1 होता तब आप कहते कि भाई इसका इन्वर्स अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो इन्वर्स इसका नहीं हो सकता, क्योंकि तब उस केस में A इन्वर्स बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, जब आइडेंटिटी का मतलब 1 0 0 1 होता है। तो अगर अब आपको आइडेंटिटी बदल गया तो इन्वर्स तो बदलने में क्या दिक्कत है? ठीक है, अब तो आपको A को B से मल्टीप्लाई करके ये थोड़ी लाना है, अब आपको ये लाना है। तो जब लाना ही कुछ अलग है तो इन्वर्स तो आ सकता है। समझ गए? जब लाना ही कुछ अलग है तो इन्वर्स तो बिल्कुल आ सकता है। इसीलिए ऐसा होता है। और सबसे पहली बात बच्चों की, ये इनकी आइडेंटिटी ये सब कैसे हुई, आप इनको ऐसे समझ सकते हो। इनकी आइडेंटिटी इस तरह से कैसे हुई ये आप समझ सकते हो। जैसे मैं आपको सबसे बड़ा वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे फोर्थ वाले में देखते हैं, मान लो ये आपका है x x x x x x और x x x, ये इसका जनरल एलिमेंट हो गया। और मान लो आइडेंटिटी ई ई ई ई ई ई और ई ई ई ऐसे है। तो अगर ये आइडेंटिटी तभी कहलाएगा जब इसको गुणा करने के बाद वापस से भी x x x x x x और x x x आ जाए, तभी तो कहलाएगा बच्चों ये आइडेंटिटी, कि इसको इससे गुना करने के बाद वापस जो पहले था वही मिल जाए। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो कॉलम से गुना करोगे तो x इंटू ई प्लस एक्स इंटू ई प्लस एक्स इंटू ई, कितनी बार? n बार। तो n इंटू एक्स इंटू ई हो गया। और सारे रोज इसमें सेम है, सारे कॉलम इसमें सेम है, तो हर जगह n इंटू एक्स इंटू ई, n इंटू एक्स इंटू ई, ऐसे ही होता जाएगा। n इंटू एक्स इंटू ई, n इंटू एक्स इंटू ई डॉट 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 n इंटू एक्स इंटू ई होगा, n इंटू एक्स इंटू ई, n इंटू एक्स इंटू ई
डॉट 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 n इंटू एक्स इंटू ई होगा। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है इसके। अब दो मैट्रिसेज अगर आपस में बराबर हो जाए बच्चों, तो इसका मतलब कब बराबर होते हैं? जब उसके सारी एंट्रीज बराबर होती हैं। इसका मतलब n इंटू एक्स इंटू ई बराबर x हो गया, x इंटू n इंटू ई माइनस 1 बराबर 0 हो गया। अब x 0 होने से सिर्फ एक अवयव 0 होगा, जबकि दिया हुआ है कि x 0 नहीं है। तो इसका मतलब n इंटू ई माइनस 1 बराबर 0 होगा और e बराबर 1/n होगा। और जैसे ही e बराबर 1/n हुआ, तत्समक अवयव क्या हो जाएगा? इसीलिए आइडेंटिटी या तत्समक अवयव बराबर तत्समक अवयव हो गया, e की जगह 1/n रख दो, 1/n 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 और 1/n 1/n 1/n। समझ में आई बात? अब जब आपका n 2 होगा तो 1/2 1/2 1/2 1/2 हो जाएगा। जब आपका n 3 होगा तो 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से आप किसी भी केस में तत्समक अवयव हर n के लिए निकाल सकते हो। और इसमें तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि इसको अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करोगे तो यही नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो इस सेट का एलिमेंट है ही नहीं ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे अवयव सेम थोड़ी ही हैं। अगर ये 1 1 1 1 होता या 0 0 0 0 होता तब ये इस सेट का एलिमेंट होता। बट आपको याद होगा तत्समक अवयव जब भी होना चाहिए तो उसी समुच्चय के अंदर होना चाहिए। उसके बाहर अगर मिल रहा है तो वो तत्समक अवयव नहीं कहलाता। तो इसीलिए आपको उसी समुच्चय के अंदर ऐसा अवयव ढूंढना है जिसको इससे गुणा करने पर वापस वही मिल जाए। और वो अवयव अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, वो अवयव ये वाला मैट्रिक्स है। बैक करूं, नहीं लिखा था आपने? All are abelian groups. लिख लिया? All these elements are abelian groups. आगे बढ़ूं? तत्समक अवयव ये आ गया। तो आपने स्पेशल केसेज में n बराबर 2 और 3 रखकर आपने इसके देख लिए एग्जाम्पल। अब आते हैं बात प्रतिलोम अवयव की। अब आप आ जाओ प्रतिलोम अवयव पर। तो प्रतिलोम अवयव इन्वर्स एलिमेंट अब हमें निकालना है। तो इन्वर्स एलिमेंट का मतलब होता है कि अगर आपके पास x है तो इसका प्रतिलोम निकालना है। तो इसका प्रतिलोम मान लो कि y अगर ऐसा हो जाए और इनको आपने कहा कि भाई अगर x का इन्वर्स y है तो इन दोनों को गुणा करने के बाद 1/n 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 और 1/n 1/n 1/n
ये आना चाहिए। इन दोनों को गुना करने के बाद तत्समक अवयव आपको मिलना चाहिए, तभी एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे। ठीक है, लिख लो। इससे ये पता भी चलता है कि सब ग्रुप के लिए सेम आइडेंटिटी हो जरूरी नहीं है, और आइडेंटिटी की यूनिकनेस सब ग्रुप में अलग हो सकती है। ना ना, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। जो ग्रुप की आइडेंटिटी होती है वही सब ग्रुप की आइडेंटिटी होती है। सब ग्रुप में अलग आइडेंटिटी नहीं हो सकता। सब ग्रुप में अलग आइडेंटिटी नहीं हो सकता। ग्रुप की आइडेंटिटी ही सब ग्रुप की आइडेंटिटी होती है। सर इसमें ऑपरेशन एडिशन कर दें तब भी अबेलियन होगा। बिल्कुल, अगर आप इसमें ऑपरेशन एडिशन करते हो तब भी ये अबेलियन ही होगा, क्योंकि फिर x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई सब बराबर ही होंगे। 0 0 0 उसका आइडेंटिटी हो जाएगा, और माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, ठीक है, वो अलग हो जाएगा। सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लो कि ये पीछे वाले का सबसेट नहीं है और पीछे वाले का सब ग्रुप भी नहीं है। ठीक है, ये सबसेट नहीं है। क्योंकि आपको अगर याद होगा तो जो ग्रुप बनता है वो ये बनता है ग्रुप GLNR कॉमा मल्टीप्लीकेशन। MNR कॉमा मल्टीप्लीकेशन तो ग्रुप ही नहीं है, ये तो मोनोइड है, ये तो ग्रुप नहीं है। ग्रुप ये बनता है, और इसका मतलब होता है ऑल सच मैट्रिसेज A बिलोंग्स टू MNR जिनका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। और यहाँ पर जो आपने ग्रुप लिया है, इसमें जितने मैट्रिसेज हैं, इसमें जितने मैट्रिसेज हैं, अगर A बराबर इतना है तो यहाँ पर हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है। तो ये और ये तो डिसजॉइंट सेट हैं। ठीक है, ये दोनों सेट ही डिसजॉइंट हैं। इसमें आपको वो सारे मैट्रिसेज लेने हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, और इसमें आपको वो सारे मैट्रिसेज लिए हैं जिनमें सारी एंट्रीज सेम है। तो जिनमें सारी एंट्रीज सेम होंगी उसका डिटर्मिनेंट तो हमेशा 0 होगा। तो इसका कोई एलिमेंट इसमें नहीं हो सकता और इसका एलिमेंट इसमें नहीं हो सकता, तो इसका सबसेट ही नहीं है। सब ग्रुप होना तो बहुत दूर की बात है ना। ये जब सबसेट ही नहीं है तो सब ग्रुप होना बहुत दूर की बात। अभी भी बैक करूं, एडिशन ऑपरेशन में तो आइडेंटिटी तो 0 मैट्रिक्स आएगी सर, बट आपने यहाँ कंडीशन में नॉन 0 वैल्यू लिखी है। हाँ, तो एडिशन ऑपरेशन के लिए नॉन 0 हटाना पड़ेगा, उसमें सारे रियल नंबर लिखने पड़ेंगे आपको। एडिशन के ऑपरेशन में आपको सारे रियल नंबर्स लिखने पड़ेंगे, नॉन 0 हटाना पड़ेगा, अदरवाइज आइडेंटिटी नहीं आ पाएगा। तो आगे बढ़ू ना। अब देखो, उधर दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया था तो आपको मिला था 2NXE, तो अब हो जाएगा NXY दोनों को गुना करने पर NXY, 3 बार क्यों लिख रहा हूं, NXY डॉट 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 NXY बराबर क्या हो गया बच्चों, बराबर 1/n 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 बराबर, दिस इंप्लाइज NXY बराबर 1/n है। इसका मतलब y बराबर 1/n² x हो गया। y बराबर n² x हो गया, इसीलिए x x x x x x x x x का इन्वर्स होगा
1/n²x 1/n²x सब में 1/n²x 1/n²x, ये इसका इन्वर्स हो गया कि सारी एंट्रीज 1/n²x हो जाएंगी। इसीलिए x का इन्वर्स हो गया। यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो 1/4x 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 1/4x। दूसरे वाले ग्रुप में x माइनस x का इन्वर्स हो गया 1/4x माइनस 1/4x माइनस 1/4x 1/4x। इधर x और x का इन्वर्स हो गया इस ग्रुप में। इसका इन्वर्स हो गया 1/9x 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 और 1/9x। इस तरह से आप सबका इन्वर्स निकाल सकते हो। सर जयपुर में भी बारिश आ रही है क्या? जयपुर में कल रात में बारिश आई थी, शाम में 9 साढ़े 9 10 बजे। अभी तो पता नहीं, अभी तो नहीं आ रही होगी। जयपुर में नहीं आ रही बारिश। अच्छा, एक बच्चे ने कहा अभी। तो जो जयपुर में वो ऑनलाइन क्यों ले रहे हो? घर पे बैठना अच्छा लगता होगा, है ना? अच्छा, कॉलेज जाते हो आप। प्लीज बैक। अभी भी बैक करूं तो अगले, इसके बाद अगले पेज पे आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, बीएड में रोज बुलाते हैं। अच्छा, बीएड में काम भी करना होता है। सही है। अच्छा, दूर है आयम घर से। कोचिंग में आने से पूरा दिन निकल जाता है। अच्छा अच्छा, सही कह रहे हो, टाइम तो सेव करना चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ, दूर पड़ जाता है तब भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, सही बोल रहे हो। चलो, कोई बात नहीं, पढ़ाई होनी चाहिए, कहीं पे भी पढ़ाई हो, है ना? अब देखो, यहाँ पे आपने ये समझ लिया, सर बैक बाद में लिख लेना ना। ये कितना बैक करवाओगे? तब से मैं बैक कर करके बैठा हुआ हूँ। हाँ, ये जल्दी लिखा करो ये, या कुछ करो इसमें। क्या करूं मैं? जल्दी लिखा करो, टाइम पे लिखा करो भाई। हाँ, बैक करते करते एक बच्चे ने कहा कि सर के बैक में पेन हो जाएगा। हाँ,
अब आगे देखो, तो ये तो आपने बहुत अलग अलग तरीके के आपने ये देख लिया, ग्रुप के स्ट्रक्चर्स देख लिए। अब आप देखो समूह के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स, प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप। पहला है कि यदि, या ऐसे लिख लो, किसी समूह का तत्समक अवयव, किसी समूह का तत्समक अवयव सदैव अद्वितीय होता है। आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप, identity of a group is always unique. Identity of a group is always unique. Identity of a group is always unique. Okay? Identity of a group is always unique. किसी भी ग्रुप में एक से ज़्यादा आइडेंटिटी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा आइडेंटिटी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप दो आइडेंटिटी मानोगे, मान लो ई और ई डैश दोनों को आइडेंटिटी मान लिया, ये दोनों तत्समक अवयव हो गए, दोनों आइडेंटिटी हो गए। अब अगर दोनों आइडेंटिटी हो गए तो हैं तो ग्रुप के एलिमेंट ही, तो ई स्टार ई डैश बराबर ई हो जाएगा, क्योंकि ई बिलोंग्स टू जी एंड ई डैश जो है वो आइडेंटिटी है, ई डैश आइडेंटिटी है। जबकि ई स्टार ई डैश को आप ई डैश भी बोल सकते हो, क्योंकि ई डैश जी का एलिमेंट है और ई आइडेंटिटी। तो जब दोनों को आइडेंटिटी मानोगे तो कभी ई को आइडेंटिटी माना और कभी ई डैश को आइडेंटिटी माना, तो किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर वही एलिमेंट मिलता है। अब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा। तो अगर दो आइडेंटिटी हैं तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा। ओके, सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं कि किसी समूह के किसी अवयव के दो प्रतिलोम नहीं हो सकते। अर्थात प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिलोम होता है। अर्थात प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिलोम होता है। एनी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, एनी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, एनी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप कैन नॉट हैव, एनी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप कैन नॉट हैव, एनी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप कैन नॉट हैव more than one inverse, they cannot have two inverse. Any element of a group cannot have two inverse. किसी भी ग्रुप में दो इनवर्स नहीं हो सकते। Any element of a group cannot have two inverse. Okay, that is every element of a group has a unique inverse. That is, every element of a group has a unique inverse. मान लो एक एलिमेंट है ए जिसके दो इन्वर्स हैं, एक इन्वर्स बी हो गया, दूसरा इन्वर्स सी हो गया। तो इसका मतलब कि
ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए होना चाहिए, और ए स्टार सी बराबर ई बराबर सी स्टार ए होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। अब चूंकि बी बराबर बी स्टार ई लिख सकते हो, बी इक्वल्स टू बी स्टार ई लिख सकते हो, और बी स्टार ई को आप बी स्टार ई को आप लिख दो ए स्टार सी, है ना, ए स्टार सी बराबर ई। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बी स्टार ए स्टार सी कर दो, और बी स्टार ए बराबर भी ई है, तो ए स्टार सी बराबर सी। इसका मतलब बी बराबर सी हो गया। अगर किसी अवयव के दो प्रतिबिंब हुए, दो प्रतिलोम हुए, तो दोनों ही बराबर होंगे। आप देख सकते हो, बच्चों, यहाँ पर b इक्वल्स टू सी हो गया। सर क्या इन्हें डायरेक्ट बाइनरी ऑपरेशन से कह देना गलत है क्या? बाइनरी ऑपरेशन ये कहाँ गारंटी देता है कि इनवर्स होगा और आइडेंटिटी होगा? n कॉमा एडिशन में बाइनरी ऑपरेशन है, इसमें कहाँ आपको मिल रहा है इनवर्स और आइडेंटिटी? इसमें तो होना ही जरूरी नहीं है n कॉमा एडिशन में, तो अगर है तो यूनिक होता है, ये बोल सकते हो। ठीक है, लिख लिया था या नहीं लिखा था? बैक करूं? इससे पहले कि आप बोलो बैक करो, मैं ही कर देता हूं, है ना। आप लोगों ने तो डरा के रखा हुआ है, जब भी कुछ आगे बढ़ता हूं बैक करो करते हो। चलो, लिख लिया सबने? मेरी क्लास में करवाते हैं बैक ज्यादा। अच्छा, ओके, ध्यान रखूंगा मैं इस चीज का। सीटेट का रिजल्ट आ गया सर जी, क्या रहा? दिया था आप लोगों ने? ओंकार सर टाइम देते हैं लिखने का। बोथ क्वालिफाइड, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हो गया क्लियर, वाह, बधाई हो, बधाई हो। वाह, तो आप लोग तो होनहार बच्चे हो। ओहो, वाह वाह। एक बच्चा बोल रहा है नेम, सबके नाम बताऊं कि किनका किनका क्लियर हुआ है? अच्छा, तो पहले तो कुलजीत ने बताया कि कुलजीत का क्लियर हुआ है, फिर पूनम का क्लियर हुआ है, फिर स्वाति का क्लियर हुआ है, नेहा ने तो पहले ही कर लिया था क्लियर, है ना। पूजा यादव के भी का भी क्लियर है, वाह। दिनेश का भी हो गया, तो नीरज का भी हो गया, वंदना का हो गया, गरिमा का हो गया। क्या चाहते हो, सबका क्लियर हो गया, वाह। तो आप तो बड़े होनहार बच्चे हो आप लोग। मिठाई खिलवाओ अब सर, पहले मैं तो खा लूं फिर खिलवाऊंगा। चलो, हंसराज का भी हुआ है, कविता का भी हुआ है, चलो। मोनिका, अच्छा, वो थर्ड ग्रेड टीचर हैं, चलो बहुत बढ़िया।
चलो लोकेश का भी होगा, बहुत सारे बच्चों का हो गया ना, लोकेश का भी हो गया है, हेमंत ने भी पहले ही कर लिया था, वो तो टीचर भी है दिल्ली में। कृष्णा का हो गया, हरि मोहन का हो गया। ओहो, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। हाँ चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्लियर कर लिया आप लोगों ने, ये जो तो आसान लग रहा होगा फिर आपको क्लियर करने के बाद, पहले नहीं लग रहा होगा। चलो तीसरे पॉइंट पे आ जाओ कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, ए इनवर्स का इनवर्स जो होता है वो ए के बराबर होता है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। देन फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए इंटू बी का इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, ए बी का इनवर्स करते हैं तो ए इनवर्स बी इनवर्स नहीं होता, वो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स वो दूसरा एलिमेंट तभी कहलाता है जब इन दोनों को ऑपरेट करने के बाद, किसी भी एक एलिमेंट का इनवर्स दूसरा एलिमेंट तभी कहलाता है जब उन दोनों को ऑपरेट करने के बाद आइडेंटिटी मिल जाए। अब ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स करोगे तो ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा, एंड बी बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया, सो ए इनवर्स हो गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया। तो आप देख सकते हो ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मिलता है। अगर ए बी इंटू ए इनवर्स बी इनवर्स किया होता तो आपको कुछ भी नहीं मिल पाता, मतलब आइडेंटिटी तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बीच में बी ए इनवर्स है। अब बी ए इनवर्स कैंसिल थोड़ी होगा, सो ये आपको आइडेंटिटी की तरफ नहीं ले जा रहा, लेकिन ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स आइडेंटिटी लाता है, इसीलिए बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी का इनवर्स कहलाया। और आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हो। वाह, अविनाश का भी हो गया, हर्ष का भी हो गया, वाह बहुत अच्छे। चलो तो पांचवें पॉइंट पे आ जाते हैं कि यदि जी एक समूह, अच्छा इसको आप जनरलाइज कर सकते हो। पांचवें पॉइंट पे आते हैं, पहले आप इसको जनरलाइज कर लो कि अगर a1 a2 डॉट 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 n माइनस 1 n का इन्वर्स करना है, तब भी आपको बैकवर्ड साइड से ही जाना है। n इनवर्स n माइनस 1 का इन्वर्स डॉट 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 a2 इनवर्स a1 इनवर्स, इसमें भी यही होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जो एन और ए इनवर्स साथ आएंगे आइडेंटिटी, तो बीच वाले सारे आइडेंटिटी होते जाएंगे और कैंसिल आउट होते हुए वो आइडेंटिटी बन जाएंगे। ठीक है, चित्रा का भी हो गया, नारसी राम योगी का भी हो गया, अगेन क्वालिफाइड। दूसरी बार क्यों दिया था फिर? चलो पुष्पेंद्र का भी हो गया। अच्छा आपने दिया ही नहीं। फोर्थ बताऊं, देखो इसको हम लोग कहते हैं, फोर्थ को हम लोग कहते हैं उत्क्रमण नियम या रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ में क्या होता है कि a इंटू बी का जब आप इन्वर्स करते हो तो a इन्वर्स b इन्वर्स नहीं होता, वो b इन्वर्स a इन्वर्स होता है। और इसका रीजन क्या है कि किसी भी एलिमेंट a का इन्वर्स b कहलाता है अगर a स्टार b इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो जाए। तो a का इन्वर्स वही एलिमेंट हो सकता है जिसको a के साथ ऑपरेट करने पर आपको आइडेंटिटी मिले।
जिसको ए के साथ ऑपरेट करने पर आपको आइडेंटिटी मिले। तो आपने देखा कि भाई ए बी का इन्वर्स क्या होना चाहिए, तो ए बी को जब हम लोग बी इन्वर्स ए इन्वर्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिल जाता है। देखो बी बी इन्वर्स साथ साथ हैं, एसोसिएटिव से दोनों साथ आ जाएंगे और आइडेंटिटी बन के हट जाएगा, और ए इन्वर्स फिर साथ आ जाएंगे, वो भी आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आपने ए बी को ए इन्वर्स बी इन्वर्स के साथ ऑपरेट किया तो आपको आइडेंटिटी नहीं मिल पा रहा। जब तक ए और बी कम्यूट नहीं करेंगे तब तक आइडेंटिटी नहीं मिल पाएगा। तो इन जनरल ए बी का इन्वर्स ए इन्वर्स बी इन्वर्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी का इन्वर्स वही हो सकता है जिसको इसके साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी मिले। समझ गए? इसीलिए ए बी का इन्वर्स जो होता है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। ए बी का इन्वर्स ए इन्वर्स बी इन्वर्स नहीं होता है। वही बात यहां पर बताई गई है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो हर ग्रुप में लगती है। देखो ग्रुप है तो एसोसिएटिव होगा, लेकिन ग्रुप में कॉम्यूटेटिव होना कोई जरूरी नहीं है। समझ गए? कॉम्यूटेटिव तो अबेलियन ग्रुप में होता है ना। नीलम का भी हो गया। वाह, नरेंद्र ने पहले ही क्वालिफाई कर रखा है, सबका सीटेट हुआ है। खुशबू का भी हो गया। सर सारे आयम वालों का ही हुआ है। नहीं वो तो इनका पहले ही गया होगा लेकिन ये है कि जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादा आयम में आते हैं, इससे यही पता चल रहा है ना। जिनको पढ़ना होता है वो आयम में आते हैं। वैशाली का भी हो गया। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये होता है बच्चों। अब आ जाओ कि यदि G एक समूह है तो फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू G, A इंटू एक्स बराबर B का G में अद्वितीय हल होता है। एक्स बराबर बी का जी में अद्वितीय हल होता है। इसी प्रकार x इंटू ए बराबर बी का x इंटू ए बराबर बी का भी जी में अद्वितीय हल होता है। इसी तरह x इंटू ए बराबर बी का भी जी में अद्वितीय हल ओपन होता है। हाँ, so if G is a group, then for every A comma B belong to G. If G is a group, then for every A comma B belong to G. If G is a group, then for every A comma B belong to G. X equals to B has Ax is equal to B has a unique solution in Ax is equal to B has a unique solution in G. Ax equals to B has a unique solution in G. Similarly,
x into a equals to b, similarly x into a equals to b has a unique solution in G. ठीक है, वो यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है? क्योंकि G में हर अवयव का प्रतिलोम होता है, तो इसीलिए आप दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। समूह में हर अवयव का प्रतिलोम होता है, ठीक है ना, इस तो लिख लिया था। सिमिलरली x इंटू ए इक्वल्स टू बी हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इन G। तो इसमें A इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी हो गया, और आप जानते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से A इनवर्स इंटू ए कैंसिल आउट हो जाएगा और x इक्वल्स टू ए इनवर्स b हो जाएगा, x इक्वल्स टू ए इनवर्स b। तो आपको G में एक और केवल एक ही एलिमेंट मिला जो इसको सेटिस्फाई करता है ना। सर रिपीट इन फिफ्थ, रिपीट इन इंग्लिश। इफ G is a group, if G is a group, then for every a comma b belong to G. If G is a group, then for every a comma b belong to G, ax equals to b has a unique solution in G. Then for every a comma b belong to G, ax equals to b has a unique solution in G. Ax equals to b has a unique solution in G. Similarly, xa equals to b has, similarly xa equals to b has a unique solution in G. ठीक है, similarly xa equals to b has a unique solution in G. लिख लिया बच्चों? तो आप देख सकते हो वहां पर तो वो मिला, और उसी तरीके से अगर आपको एक्स ए इक्वल्स टू बी होगा तो इस बार आपको ए से पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाद में गुना करना पड़ेगा, और ये आपको फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए इनवर्स हो जाएगा बराबर बी ए इनवर्स। इसका मतलब x बराबर बी ए इनवर्स हुआ, ये भी G का अवयव होगा। तो दोनों केस में आपको एक एक सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, दोनों केस में आपको एक एक सॉल्यूशन मिलता है। ये हो गया पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट है जो कहलाता है निरसन नियम। या कैंसिलेशन लॉ। निरसन नियम या कैंसिलेशन लॉ। छठा पॉइंट है जो कहलाता है निरसन नियम या कैंसिलेशन लॉ। सर अगर ग्रुप आबेली हो तो ये दोनों का मतलब सेम ही होगा ना? हाँ, ग्रुप आबेली हो तो दोनों का मतलब सेम होगा, बट अनाबेली हो तो दोनों का मतलब सेम नहीं होना जरूरी नहीं है। अगर अनाबेली हो तो दोनों का मतलब सेम होना जरूरी नहीं है। सो इन जनरल जरूरी नहीं है, बट दोनों में यूनिक सॉल्यूशन दोनों केस में मिलेंगे। निरसन नियम या कैंसिलेशन लॉ तीन तरह के होते हैं। पहला है वाम निरसन नियम, मतलब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। वाम निरसन नियम या लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो वाम निरसन नियम या लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को आप ऐसे देख सकते हो कि फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी, या जी क्या कोई भी सेट ले लो एस, ए बी बराबर ए सी इम्प्लाइज बी बराबर सी। मतलब लेफ्ट में अगर दोनों के लेफ्ट में सेम एलिमेंट हो तो आप उसे कैंसिल कर सको, ये कहलाता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, ये कहलाता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। दूसरा है राइट कैंसिलेशन लॉ या दक्षिण निरसन नियम। दक्षिण निरसन नियम या राइट कैंसिलेशन लॉ। दक्षिण निरसन नियम या राइट कैंसिलेशन लॉ। तो राइट कैंसिलेशन लॉ या दक्षिण निरसन नियम में क्या होता है कि फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस,
बी ए बराबर सी ए implies B बराबर C. For every A comma B comma C belongs to S, BA बराबर CA implies B बराबर C. सर अगर A 0 हो तो A 0 क्या होता है? 0 क्या होता है? ग्रुप में 0 क्या होता है? आप रिंग में थोड़े ही हो, आप हो ग्रुप में, तो ग्रुप में 0 हो तो 0 का भी इन्वर्स होगा, क्योंकि अगर 0 का इन्वर्स नहीं हुआ तो फिर 0 ग्रुप में हो ही नहीं सकता। ग्रुप में हर एलिमेंट का इन्वर्स होता है, तो 0 जैसी चीज कुछ नहीं होती ग्रुप के अंदर। ग्रुप के अंदर तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबका इन्वर्स होता है। अगर मान लो अपने नंबर सिस्टम का 0 अगर ग्रुप के अंदर पहुंच जाए तो उसका भी इन्वर्स होना जरूरी है। और रिंग का 0 अलग कॉन्सेप्ट होता है ना। ग्रुप में रिंग का 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आपको याद हो, अगर आप रिंग को रेफर कर रहे हो तो रिंग में भी जो 0 एलिमेंट होता है वो एडिशन के लिए अबेलियन ग्रुप बनाता है। जब रिंग एडिशन के लिए अबेलियन ग्रुप बनाता है उसकी आइडेंटिटी, तो इसीलिए ग्रुप में तो एक ही ऑपरेशन है, उसमें 0 एलिमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, इसीलिए यहां पर नहीं लिखा गया और लिखा जाना भी नहीं चाहिए। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, जो कहलाता है वज्र निरसन नियम। वज्र निरसन नियम या क्रॉस कैंसिलेशन लॉ। वज्र निरसन नियम या क्रॉस कैंसिलेशन लॉ। तो वज्र निरसन नियम या क्रॉस कैंसिलेशन लॉ में क्या होता है कि फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस, ए बी बराबर सी ए हो तो बी बराबर सी हो जाए। अगर ए बी बराबर सी ए को बी बराबर सी कर दें, मतलब ए इसके लेफ्ट में है और उधर ए राइट में है, तब भी कैंसिल आउट हो जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस कैंसिलेशन लॉ। इसके लेफ्ट वाले को उसके राइट वाले से कैंसिल कर दिया, या इसके राइट वाले को उसके लेफ्ट वाले से कैंसिल कर दिया। तो समूह के अंदर, ग्रुप में, समूह में, किसी समूह में, या ऐसे लिख लो कि प्रत्येक समूह वाम एवं दक्षिण निरसन नियम का, वाम एवं दक्षिण निरसन नियम का पालन करता है। प्रत्येक समूह वाम एवं दक्षिण निरसन नियम का पालन करता है, परंतु वज्र निरसन नियम का पालन करना आवश्यक नहीं है। वज्र निरसन नियम का पालन करना आवश्यक नहीं है। Every group follows left and right cancellation laws. Every group follows left and right cancellation laws. Every group follows left and right cancellation laws. Every group follows left and right cancellation laws, but every group follows left and right cancellation laws, but every group follows left and right cancellation laws, but need not follow cross cancellation law. But need not follow the cross cancellation law. लिख लिया? But need not follow the cross cancellation law. देखो, हर ग्रुप में लेफ्ट और राइट, एक पॉइंट और लिख लो कि आबेली समूह वज्र निरसन नियम का पालन करता है।
आबेली समूह वज्र निरसन नियम का पालन करता है। abelian group, an abelian group follows an abelian group follows cross cancellation law. An abelian group follows cross cancellation law. An abelian group follows cross cancellation laws. क्यों? देखो, जब आप AB बराबर AC कहते हो तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ काम कर जाता है, क्योंकि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम होता है, समूह में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम होता है, तो इस कारण से A इनवर्स A आइडेंटिटी हो जाएगा, B बराबर C मिल जाता है। अब अगर आपने BA बराबर CA किया तो इसमें भी हर ग्रुप में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो BA इंटू A इनवर्स बराबर CA इंटू A इनवर्स, और यहाँ से भी B बराबर C हो जाएगा। लेकिन आबेली समूह अगर नहीं है तो AB बराबर आपने CA किया, अब A इनवर्स करोगे तो दोनों तरफ लेफ्ट में करोगे या दोनों तरफ राइट में करोगे? एक को लेफ्ट में और एक को राइट में तो नहीं कर सकते आप, अगर आबेली नहीं है तो यहाँ से आपको मिल जाता है B बराबर A इनवर्स CA। अब अगर ये कम्यूट नहीं करते हैं, अगर ये क्रम विनिमय नहीं करते हैं तो B बराबर C नहीं हो सकता, तो इसीलिए क्रम विनिमय करना जरूरी है। आबेली समूह के अंदर ये काम करता है, बाकी अनाबेली समूह में काम करना आवश्यक नहीं है। समझ गए? इसीलिए अबेलियन ग्रुप में होता है। लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन तो हर ग्रुप में होता है, क्योंकि हर एलिमेंट का इन्वर्स आपको हर ग्रुप में मिलेगा, लेकिन ये लेफ्ट और राइट वाले में ये ऐसा बन गया, अब जब तक CA बराबर AC नहीं होगा तब तक A इन्वर्स और A गायब नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए आप इसको ऐसे देख सकते हो। अच्छा, इसका कन्वर्स अगर आप देखो तो इसके कन्वर्स में आप 4th पॉइंट में लिखो कि यदि S कॉमा स्टार एक बीजीय संरचना है, यदि S कॉमा स्टार एक बीजीय संरचना है जहां पहला A for every A comma B comma C belongs to S, A star B star C बराबर A star B star C हो। If S comma star is an algebraic structure, if S comma star is an algebraic structure such that if S comma star is an algebraic structure such that for every A comma B comma C belongs to S, मतलब ये सहचारी हो, एसोसिएटिव हो। एक प्रॉपर्टी हो गई, एक कंडीशन हो गई कि सहचारी हो जाए, बीजीय संरचना है तो संवृत्त तो हो ही गया, सहचारी दे दिया। अब तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव के लिए कंडीशन देते हैं जिससे कि आप उस तक पहुंच सकते हो, वो ये है कि भाई फॉर एवरी A कॉमा B बिलोंग्स टू S, X बराबर B तथा XA बराबर B के अद्वितीय हल के S में अद्वितीय हल हूं, अद्वितीय हल हूं, तो S कॉमा स्टार एक समूह होता है। देन S कॉमा स्टार इज अ ग्रुप, तो S कॉमा स्टार एक समूह होता है। If S comma star is an algebraic structure such that, if S comma star is an algebraic structure such that, if S comma star is an algebraic structure such that for every A comma B comma C belongs to S, A star B star C equals to A star B star C, that means star is associative on S, ठीक है, star is associative on S, and B for every A comma B belongs to S, for every A comma B belongs to S,
Ax equals to b, for every a comma b belongs to S, Ax equals to b and xa equals to b, have unique solution, in S, then S comma star is a group. अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाए x इक्वल्स टू बी और x इक्वल्स टू बी का, तो इसमें हमेशा ही आपको ये एक ग्रुप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। लिख लो, लिख लिया होगा अब तक। एक और पॉइंट लिख लो। 7:30 होते ही बच्चे करने शुरू हो जाते हैं, सर क्लास कब तक है। यदि, या ऐसे लिख लो, एक परिमित, मतलब दोनों स्टेटमेंट का कन्वर्स लिखवा दे रहा हूं कि एक परिमित बीजीय संरचना, इसमें परिमित होना बहुत जरूरी है। परिमित बीजीय संरचना S कॉमा स्टार एक समूह होता है यदि पहला कि स्टार सहचारी हो, फॉर एवरी a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू S, a स्टार b स्टार c बराबर a स्टार b स्टार c हो, तथा दूसरा, ये ए और बी लिख दो क्योंकि पहला दूसरा तो इधर ही लिख रहे हैं, बी कि एस कॉमा स्टार में या एस कॉमा स्टार दोनों वाम एवं दक्षिण निरसन नियम का पालन करता हो। दोनों वाम एवं दक्षिण निरसन नियम का पालन करता हूं। अगर दोनों नियमों का पालन करता है तो ये एक समूह होता है, लेकिन इसमें फाइनाइट होना जरूरी है। अब फाइनाइट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, इंग्लिश में लिख लो, अ फाइनाइट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, अ फाइनाइट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर S comma star, a finite algebraic structure S comma star is a group, a finite algebraic structure S comma star is a group if first, for every a comma b comma c belongs to S, a star b star c equals to a star b star c, and second, b, S comma star satisfies, S comma star satisfies, S comma star satisfies both left and, S comma star satisfies both left and right cancellation laws. S comma star satisfies both left and right cancellation laws. Both left and right cancellation laws. इसमें इनफाइनाइट क्यों नहीं है? आप एग्जाम्पल देख सकते हो। अब z कॉमा मल्टीप्लीकेशन एक समूह नहीं है, इज नॉट अ ग्रुप, परंतु मल्टीप्लिकेशन सहचारी है, मल्टीप्लिकेशन सहचारी है तथा यह दोनों निरसन नियम का पालन करता है।
मल्टीप्लिकेशन सहचारी है और दोनों निरसल नियम का पालन करता है। तो ये चौथा और पांचवा जो है बेसिकली आपने जो पहले पढ़ा था उनका कन्वर्स है, उनका नेगेशन है, मतलब उनका विलोम है। कि भाई अगर आपने कहा कि जैसे ग्रुप में हमेशा x इक्वल्स टू बी और x इक्वल्स टू बी का यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि अगर किसी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में एक x इक्वल्स टू बी और x इक्वल्स टू बी का यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या वो ग्रुप कहलाएगा? तो उसी का आंसर है कि अगर किसी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में ऑपरेशन एसोसिएटिव हो और x इक्वल्स टू बी और x इक्वल्स टू बी का यूनिक सॉल्यूशन मिलता हो तो कन्वर्सली वो ग्रुप भी होगा। और वही पांचवा कहता है कि इन जनरल तो वो ट्रू नहीं है, लेकिन अगर फाइनाइट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में ऑपरेशन एसोसिएटिव हो और दोनों कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हो तो जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा वो ग्रुप होगा। ग्रुप में तो हमेशा कैंसिलेशन लॉ लेफ्ट और राइट होल्ड करेंगे, लेकिन अगर किसी स्ट्रक्चर में अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेंगे तो क्या वो ग्रुप होगा? नहीं होगा। उसमें एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है? ऑपरेशन एसोसिएटिव होना चाहिए और अलजेब्राइक स्ट्रक्चर फाइनाइट होना चाहिए, तब आप गारंटी दे सकते हो कि वो एक ग्रुप होगा। तो बेसिकली चौथा और पांचवा जो है वो उनका इनवर्स है, कन्वर्स है। ठीक है, तो ये बातें हैं। चलो ठीक है, आप लोग थोड़ी देर का ब्रेक ले लो, फिर अगली क्लास हो जाएगी। ठीक है ना?